नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, तेरा कठिन संघर्ष ही तुझे जिताएगा, ऊंची उड़ान को और ऊंचा कर, तेरी मंजिलों को तेरी मंजिलों को तेरे और करीब लाएगा। तो आइए देखते हैं सीटेट 2023 पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी ईवीएस मॉडल एमसीक्यू 30 मॉडल एमसीक्यू। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की बात करें। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। तो करके देखो एक खंड है, उसको शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब करके देखो की बात करें तो स्वयं की बात आती है, तो व्यस्त रखने की कोई बात नहीं है इसमें। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना ऐसी कोई बात नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा कोई बात करने की बात नहीं कही गई है, बल्कि इसमें बताया गया है कि एक खंड करके देखो, यानी कि स्वयं अपने अनुभव उपलब्ध करना। तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य बोले तो होमवर्क बोले तो HW। तो HW यानी कि होमवर्क का क्या कार्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब दत्त कार्य की बात आती है तो अधिगम, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर अवसर की बात करें तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। और ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। और ऑप्शन सी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक एक रास्ता को बदलना। और ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट नहीं करना है, हमें संतुष्ट करना है बच्चे के लिए। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ऐसी कोई बात नहीं है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसायन तो बदलना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन की जो करेक्ट बात करें तो वो है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम यानी कि क्रिएटिव होकर सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना और अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखें ऑप्शन ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब जब बात आती है कि उद्देश्य नहीं है, इसे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य को, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शब्दावली की सही परिभाषा याद करना। जब याद करने की बात आए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है और नेगेटिव ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण
अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। और ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। और ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। संबंधित मुद्दों में विशेष व्याख्यान की कोई बात नहीं होती है। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह रहा है ऑप्शन डी में। जरा देखें, शिक्षार्थियों या छात्रों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन की बात करें, रचनात्मक आकलन। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। और ऑप्शन सी, शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है वो रिक्तियों को पहचानता है, कमियों को पहचानता है और शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन ये ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देता। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ऑप्शन बी, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और ऑप्शन सी, कांसा अत्यंत मजबूत और इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। अब बताएं ऑप्शन ए और सी, और बी तथा सी, और सी तथा डी, और डी ऑप्शन है डी तथा ए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ऐसा ये मिला हुआ तत्व है, ये मिलकर बनता है, ये सिंगल तत्व नहीं है। जरा देखें बी स्टेटमेंट, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। सी देखें, कांसा अत्यंत मजबूत और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, नहीं, गलत स्टेटमेंट। तो बचा कौन, बी और सी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी तथा सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी तथा सी। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, यानी कि जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ऑप्शन ए, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। और ऑप्शन सी, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। और ऑप्शन डी, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ये व्यक्ति जो है वो कहाँ जाना चाहता है, भोपाल जाता है। अब गुजरात की बात करें, तो ये गुजरात, ये हमारा भारत है, और भारत के बाद ये क्या हमारा गुजरात। अब गुजरात के बाद ये हमारा मध्य प्रदेश, बीच में क्या है, मध्य प्रदेश। जब गुजरात से व्यक्ति मध्य प्रदेश जाएगा तो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। जरा देखें तो पहले पूर्व दिशा में कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में, बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले पूर्व दिशा में जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश बोले तो हैदराबाद, यानी कि पहले पूर्व गया फिर कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी
15 सेंटीमीटर हो तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। जरा ध्यान दें, 15 गुणा 110 जब 15 गुणा 110 हो जाएगा तो होगा 1650 मीटर। 1650 मीटर। अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 किलोमीटर। जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 1000, यानी कि ये 1000। अब 3 के बाद जीरो लगाएगा तो 3 के बाद जीरो लग जाएगा तो बचेगा कितना, 1.65 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट एक किसका भाग है। ऑप्शन ए म्यांमार का, ऑप्शन बी भारत का, ऑप्शन सी तिब्बत का, ऑप्शन डी नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो नेपाल का भाग है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन डी जॉर्ज मिस्ट्रल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और मलेरिया जो मादा एनाफिलीज से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है, और मलेरिया में कपकपी के द्वारा बुखार आता है। किसके द्वारा, कपकपी के द्वारा बुखार आता है। और मलेरिया की जो ताक झांक की थी मच्छर के पेट के अंदर वो थे महोदय साहब रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी हैजा। तो अभी बताया था हमने कपकपी से बुखार किस में आता है, तो कपकपी से बुखार जो आता है वो मलेरिया में आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अल-ब्रूनी कौन था। ऑप्शन ए वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ऑप्शन बी वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन सी वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मदों के बाजार का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन सी वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है और करेक्ट आंसर क्या है। तो बताएं अल-ब्रूनी कौन था। तो अल-ब्रूनी जो था, अल-ब्रूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था। अल-ब्रूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था। उसने एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्म तथा विचारक था। ये एक फारसी विद्वान लेखक था। कौन, अल-ब्रूनी वैज्ञानिक, लेखक था, धर्म तथा विचारक था। इसकी रचना अरबी भाषा में, इसकी जो रचना है वो किस भाषा में है, अरबी भाषा में इसकी रचनाएं हैं। ये संस्कृत का भी विद्वान था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। 1030 में तारीख अल हिंद नामक किताब लिखी थी इसने, यानी कि तहकीक ए उल हिंद और तहकीक ए हिंद, इसने किताब लिखी थी 1030 में। और ये किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ। तो कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का यात्री था। उज्बेकिस्तान कहाँ पर है, ये मध्य एशिया का भाग है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखते हैं। तो रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को कैसे देखते हैं। ऑप्शन ए केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन बी हर रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन सी केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन डी केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो काली और सफ़ेद देख सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जैसे उल्लू की बात करें, उल्लू रात्रिचर प्राणी होता है। कैसा प्राणी है उल्लू, रात्रिचर प्राणी है। जब रात्रिचर प्राणी है तो कैसा रंग देखता है, काला और सफ़ेद देखता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और
14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब देखें ऑप्शन ए सी तथा डी और बी ए तथा बी और सी ऑप्शन ए तथा सी और डी ऑप्शन बी तथा डी। अब हाथियों के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि हाथी क्या क्या करते हैं। हाथी की बात करें, हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और 14-15 वर्ष बच्चे ही रहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं, गलत स्टेटमेंट। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की नेता कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत स्टेटमेंट। तो बच्चा कौन, ए और सी। अब ए और सी देखें कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है, ए तथा सी। तो हाथियों के बारे में दो कथन करेक्ट हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, जो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती हैं, पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी पराग और ऑप्शन डी मूलांकर। तो बताएं क्या होती हैं। तो पतली जैसी जो होती हैं, पतली जैसी पाउडर जैसी रचना होती हैं, उन्हें कहते हैं पराग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं, आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने में कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी। तो आप यदि कहाँ जाते हैं, रेलगाड़ी से अहमदाबाद या गुजरात जाएं, तो रेलवे स्टेशन पर क्या बेचते हैं वो। ऑप्शन ए पूरी साग तथा ठंडा दूध, ऑप्शन बी ढोकला चटनी नींबू वाली चाय, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल 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 चावल, सी छोले भटूरे तथा लस्सी, ऑप्शन डी इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। यदि आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वो क्या बेचते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ढोकला चटनी नींबू वाली चावल। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ पर बेचते हैं भैया, अहमदाबाद गुजरात में रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। अब पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्यों हिलाते हैं। ऑप्शन ए उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ऑप्शन बी उड़ सकते हैं, ऑप्शन सी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और ऑप्शन डी पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो पक्षी अपनी गर्दन को इसलिए अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षी की जो आंखों की पुतली होती है वो घूमती नहीं है, वो घूम नहीं सकती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पक्षियों की आंखें की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन ए आंवला हरे पत्तेदार सब्जियां गुड़, ऑप्शन बी चावल चीनी आंवला, ऑप्शन सी हरे पत्तेदार सब्जियां गेहूं संतरा, ऑप्शन डी गुड़ नींबू मटर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, अब बात करें हीमोग्लोबिन की, किसकी, हीमोग्लोबिन HB। अब हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है, तो वो बढ़ता है आंवला हरे पत्तेदार सब्जी और गुड़ से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ऑप्शन बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, और ऑप्शन सी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, ऑप्शन डी कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अब देखें, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। विषय के आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास करना ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना याद कराना ये तो स्टेटमेंट होगा ही नहीं कभी। ऑप्शन डी देखें, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना,
बच्चे को जब पढ़ाया जाए तो कक्षा कक्ष का जो अधिगम है, कक्षा कक्ष का जो माहौल है, उसी माहौल को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन सी, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन डी, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जरा देखें कि उस मानसिक स्तर का अनुकूल होना चाहिए, नहीं की बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। उस काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल में लैस होना चाहिए। अब लैस नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि नहीं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नहीं की बात कर रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें उसमें स्थान दिया गया है किसको? उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए। ऑप्शन ए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन डी, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव टैग देखें अवसर, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी की पुस्तकों की बात करा है तो चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए कहना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना, ये तो भाई होगा, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन सी, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जो कविताओं की बात आती है तो कविताओं की बात करें तो ऑप्शन देखें, आनंद और मजा उपलब्ध कराने के लिए, तो हाँ, कविता जो होती हैं इसमें आनंद की प्राप्ति होती है, विषय में रुचि होती है, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यही उद्देश्य नहीं है, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। जरा देखें क्या नहीं करती। ऑप्शन ए, ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन बी, ये भय एवं पूर्वाग्रह में मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी, ये विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन डी, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं करती? क्या नहीं करती? तो यह जो है परिभाषा और शब्दावलियों पर याद करने को नहीं कहती भैया। तो भय पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल्यों को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। सामाजिक प्रक्रम के रूप में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन किस पर बल नहीं देती? शब्दावली, परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देती, यानी कि बल देती है तो ये नहीं करती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नलनी यानी कि नालनी या नलनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है।
ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रस्तुत करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और ऑप्शन डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब जानवरों की बात आए तो कौन सा आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। जब चित्रों को देखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी यानी कि ज़्यादा सृजनात्मकता नहीं बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट भी कम होगा। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रस्तुत करने वाले चार्टों का प्रयोग करना, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। जरा स्टेटमेंट देखें, श्यामपट्ट पर बनाना, इससे भी बच्चे के अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, अब पूरी की पूरी कथा बताई जाएगी जानवरों के बारे में और उनकी उपयोगिताओं के बारे में, तो बच्चे के अंदर सृजनात्मकता होगी, क्रिएटिविटी होगी, तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। कौन सा खंड है। हम क्या समझे को शामिल किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन ए, ये आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन बी, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी, ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन डी, ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर की बात है, ये आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ये भैया कम नहीं करता, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, भैया लिख सकते हैं, तो ये विकल्प भी नहीं होगा। ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, ये नहीं, सुविधा की कोई बात नहीं है। तो ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा देखें, बच्चे को कैसे सीख रहे हैं, बच्चे अपने अनुभव को उपलब्ध कराएं, परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं। ऐसे क्वेश्चनों को ईवीएस के अंदर पॉजिटिव माना जाता है। ये क्या होते हैं, सीधे सीधे आंसर होते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन ए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ऑप्शन बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ऑप्शन सी, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अब करेक्ट आंसर, एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो कौन सी गतिविधियों की व्यवस्था करता है, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र को बनाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो हवा सब जगह है, तो क्या योजना बनाती है। ऑप्शन ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन सी, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। ऑप्शन डी, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, कहाँ ले जाना बच्चों के लिए, कहाँ पर ले जाएं, हवा सब जगह है, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकल कराया जाए। जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उनके लिए दिखाया जाए, तो भ्रमण पर ले जाया जाए। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाए, तो पता पड़ जाएगी हवा सब जगह है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, पर्यावरण विषय से संबंधित जो 30 प्रश्न थे आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें, और ये भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।